हेलो। हम 11 बजे शार्प चालू कर देंगे। थोड़ी देर और रुकते हैं पार्टिसिपेंट्स की एंट्री के लिए। थैंक यू।
हेलो, आप सब लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों के जुड़ने की थोड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5 मिनट में ये वेबिनार हम चालू कर देंगे। थैंक यू।
आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। ये वेबिनार श्रीमान टैक्स कंसल्टेंट्स द्वारा द्वारा आयोजित है और इन इन इट्स बीन ऑर्गेनाइज्ड इन एसोसिएशन विद लायंस क्लब ऑफ पुणे अग्रसेन। आज का वेबिनार जो है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए जैसे बिजनेस है या सैलरीड पीपल है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के वेबिनार में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। उनको ये पता नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर लॉ को या प्रोविज़न को इंटरप्रेट कैसे किया जाए। तो हम आपको आज बहुत सारे लॉज, प्रोविजंस और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं उसको हम इंटरप्रेट करने वाले हैं, उसका हम समाधान करने वाले हैं। तो आज का फिर हम ये वेबिनार शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो आज का ये वेबिनार हम इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस और बजट के और जो उसके अंदर रिलीफ मिला है टैक्स पेयर्स को इस पैंडेमिक कोविड के सिचुएशन में जो है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। श्रीमान टैक्स कंसल्टेंट्स इन एसोसिएशन विद लायंस क्लब ऑफ पुणे अग्रसेन, मैं सीए रोहन अग्रवाल और मेरा एसोसिएट, मेरा कलीग अनुज अग्रवाल, हम दोनों आपको आज बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको आपके सामने जो है उसके प्रोविजंस और हम ये एक्सप्लेन करेंगे। तो हम शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कल हमारे देश का 74th इंडिपेंडेंस डे था। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह से हम आज़ादी की हवा में सांस लेते रहें। तो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक हम करेंगे टैक्स ऑडिट के बारे में। जो आपको पता है कि इनकम टैक्स में प्रोविजंस हैं कि भाई अगर 1 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर चले जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा हम जो नया स्लैब और आया हुआ है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने हमें डिक्लेयर किया था 1 फरवरी में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके टैक्स मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम 87A के अंदर जो रिबेट मिलता है और उसके अंदर जो मार्जिनल रिलीफ है इनकम टैक्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एफएनओ के अंदर जो हमारी टैक्सेबिलिटी होती है, ये बहुत फायर इशू है, क्योंकि एफएनओ के बारे में बहुत लोगों को टैक्सेबिलिटी में बहुत शंकाएं होती है, बहुत डाउट्स होते हैं। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। उसके अलावा टीडीएस और टीसीएस के जो रेट कट अभी जो मई में हम अनाउंस किए हैं मैम ने, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी ऑडिट, एनुअल रिटर्न्स के बारे में हम जानकारी लेंगे कि जीएसटी ऑडिट और एनुअल रिटर्न्स की प्रोविजंस और ड्यू डेट्स क्या क्या हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 अगस्त को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, उसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। और एक पुराना स्कीम जो है हमारा विवाद से विश्वास स्कीम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये ओवरव्यू है कि भाई ये हम क्या क्या आज देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो पहला हम टॉपिक शुरू करते हैं, ये टैक्स ऑडिट के ऊपर जो है एप्लीकेबिलिटी और उसके प्रोविजंस के बारे में है। जैसे कि हम सबको पता है कि अगर 1 करोड़ से ऊपर किसी भी बिजनेस का टर्नओवर चले जाता है तो उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं सेक्शन 44AB में। तो उसी तरह से अगर कोई प्रोफेशनल हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या आर्किटेक्ट्स हो गए या अपने लॉयर्स वगैरह होते हैं, तो उनका अगर टर्नओवर 50 लाख के ऊपर चले जाता है तो उनको भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं। एक प्रोविजन ऐसा भी है कि अगर आपका रिसीट जो है या आपका टर्नओवर अगर 1.5 लाख से नीचे है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप वैसे भी टैक्स लाइबिलिटी में नहीं आते हैं, टैक्स स्लैब में नहीं बैठते हैं, और लेकिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपके P&L है या आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है या बैलेंस शीट है वो मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं है अगर आपका टर्नओवर 1.5 लाख से नीचे है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन, सीबीडीटी ने एक निकाला था कि अगर आपका प्रॉफिट आप 8% या 6% दिखा सकते हैं 44AD में, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आप उसको कहते हैं, वो प्रोविजन ने बहुत लोगों की सहायता की है। इन्होंने कंप्लायंस इसको कम करने की एक बहुत उम्दा कदम उठाया हुआ है, और इसके कारण बहुत लोग जो
टैक्स नहीं भरते थे या कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न में के स्लैब में नहीं आए थे, वो ये 8% और 6% के प्रोविजन जो है सेक्शन 44 एडी वाला जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके तहत बहुत लोगों जो है आ चुके हैं। बहुत लोगों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश किए हैं, बहुत लोग जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरने लगे हैं। और एक ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि एक टैक्स कंप्लायंट नेशन जो है उसका एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। तो इसके बारे में हम और समझेंगे कि और क्या क्या होता है टैक्स ऑडिट में। अभी एक प्रोविजन आया है जो निर्मला सीतारमन जी ने एक पेशकश की थी, जिसका एक प्रपोजल दिया था कि यूनियन बजट 2020-21 जो फरवरी में पेश किया था, उसमें उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि एक कंप्लायंस बर्डन जो होता है कि भाई जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको एक टैक्स ऑडिट के लिए कंप्लाई करने में बहुत परेशानियां होती है। उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम कट टू कट मेंटेन करने होते हैं। उसके वजह से वो कई बार उसको जो है अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। टैक्स ऑडिट को अवॉइड करने की वजह से वो अपने टर्नओवर कम दिखाते हैं 1 करोड़ से, और उसके वजह से जो है ऐसा वातावरण बन जाता है कि लोग जो है टैक्स कंप्लायंट नहीं होना चाहते हैं। तो इसके वजह से और इस भावना को बदलने के लिए उन्होंने 1 करोड़ की जो लिमिट है टैक्स ऑडिट की, जो 44 एबी में है, उसको बढ़ाकर 5 करोड़ करने की एक प्रपोजल दी थी। ये जल्दी ही अमल में लाई जाएगी। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लग रही है, चालू है, बहुत सारी इसके ऊपर डिस्कशन अभी भी चालू है। इसके इस जो प्रोविजन है, इसके अंतर्गत अगर आपका बिजनेस जो है उसका टर्नओवर का अगर 5% आप कैश से कम करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन से आप कम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है और उसका 5%, यानी कि अगर आप 5% अगर आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है और आपका 5 लाख से नीचे आपका कैश ट्रांजेक्शन है, तो आपको वो बिजनेस में टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। आप टैक्स ऑडिट से छुटकारा पा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोविजन है। इसके वजह से लोगों के अंदर एक टैक्स ऑडिट का जो भय होता था, जो उनकी भावना होती थी कि हम अपना बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे ही दिखाएं और उस टैक्स ऑडिट की लिमिट में ना जाएं, ये इसके बारे में बहुत बूस्ट मिलेगा। बहुत लोग टैक्स ऑडिट कराने या इस प्रोविजन को यूज करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो डरते थे और 1 करोड़ से कम दिखाते थे, वो अब खुलकर 1 करोड़ से ज्यादा दिखा पाएंगे। इस प्रोविजन का मेन पर्पस यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉन कैश कंप्लायंट बनाना है और उनको ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स के स्लैब में बिठा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है एक टैक्स कंप्लायंट और बाकी सारे जो प्रोविजंस है उसका कंप्लाई करने पे एक बल देना है। इसके अंदर आपको प्रोविजंस आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि अगर आपके जो एग्रीगेट अमाउंट है सेल्स टर्नओवर का, अगर वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं है, तो आप इस टैक्स ऑडिट से बच सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो आपको एक बहुत सुविधा मिल जाएगी लोगों को। बहुत लोगों को जो डर रहता है कि भाई टैक्स ऑडिट में हम कैसे दिखा पाएंगे, हमारे इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो पाते हैं, तो वो भी एक तरीके से उनको छुटकारा मिलेगा। उसके अलावा अगर आपका जो पेमेंट है, आप जो पूरे साल में करते हैं, अगर वो 5% से नीचे अगर कैश में करते हैं, तो आपको भी इसका फायदा मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोविजन का। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए। जैसे ही ये प्रपोजल हमारा आ जाता है, इसके ऊपर बहुत लोगों को जो है इसकी सुविधा मिलेगी और बहुत लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नया टैक्स स्लैब और टैक्स प्लानिंग का। आपको जैसे ही पता होगा कि फरवरी 1 में हमारा नया टैक्स स्लैब आया हुआ है, अनाउंस किया है। उसके रिगार्डिंग हम आज समझेंगे और उसकी टैक्स प्लानिंग हम ये करेंगे। आप देख सकते हैं इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो हर साल लगभग चेंज होता ही है, कभी कभी वो चेंज नहीं भी होता है। तो इस साल जो है एक बहुत बड़ा कदम उठाया है निर्मला सीतारमन जी ने। अपना फाइनेंस फाइनेंस बिल जब पेश किया था, तो उन्होंने नया टैक्स स्लैब ये किया था, पेश किया था। आप देख सकते हैं 2.5 लाख से नीचे जो है उसका नील रेट ऑफ रिटर्न है, नील टैक्स रेट है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, लेकिन अगर किसी का 5 लाख से नीचे है तो उसको फुल रिबेट मिल जाता है। तो आप एक ऐसा समझिए कि अगर किसी का 5 लाख से नीचे है तो उसको पूरा रिबेट मिलके उसका टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाता है। उसी तरह से 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है, तो आपको टैक्स रेट जो इसमें स्लैब के हिसाब से वो 10% बैठेगा। 7.5 से 10 के बीच में 15% बैठेगा। 10 से 12.5 के बीच में 20% होगा।
12.5 से 15 के बीच में 25% होगा, और 15 लाख से ऊपर अगर किसी का टैक्सेबल इनकम अगर चले जाता है तो उसको 30% से 15 लाख के ऊपर की जो अमाउंट है उसको 30% से टैक्स पे करना होगा, उसका टैक्स कंप्यूटेशन होगा। तो ये जो टैक्स स्लैब है ये हर एक इंडिविजुअल को अप्लाई होता है। इनकम टैक्स स्लैब जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि नॉन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, उन सब के लिए ये टैक्स स्लैब अभी अप्लाई हुआ है। ये एक कॉमन टैक्स स्लैब है और इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे, कुछ प्रोविजंस हम इसके बारे में समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी टैक्स कंप्यूटेशन होता है तो उसके अंदर 4% जो है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ता है, ताकि फाइनल टैक्स लाइबिलिटी बनाए। उसके अलावा एक इंडिविजुअल जिसने नया टैक्स स्कीम में जाना है तो उसको जो है बहुत सारे एग्जम्पशंस जो है उसको अपने गिव अप करने पड़ेंगे, उसको वो एग्जम्पशंस वो आगे जाके नहीं ले सकता है। तो इसके बारे में हम ये समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि वो किस तरह से जो है डिसाइड कर सकता है कि उसको नए टैक्स स्लैब में जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको एक चॉइस दे रखी है कि आप या तो नए टैक्स स्लैब में जाइए या फिर जो आपका पुराना टैक्स स्लैब जो आप अभी भी ये फॉलो कर रहे हैं उस टैक्स स्लैब में आप उसको अपने आप को रहने दीजिए। तो ये आपको डिसाइड करना है और मैं आपको बताऊंगा, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नए टैक्स स्लैब में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन से ऐसे एग्जाम्पशंस हैं जो आपको जो है गिव अप करने पड़ेंगे। लीव ट्रैवल अलाउंस, जो जो सैलरी वाले लोग होते हैं, जो सैलरीड पीपल होते हैं, उनको लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है उनके एम्प्लॉयर से। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, वो भी एम्प्लॉयर से ही मिलता है। कन्वेंस अलाउंस मिलता है, डेली एक्सपेंसेस मिलता है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे जो है ये है कि एम्प्लॉयमेंट वाले हैं। रीलोकेशन अलाउंस मिलता है, जैसे कि अगर आप पुणे में हैं और आपको वो बोलते हैं कि नहीं आपको मुंबई में आके काम करना है, तो आपको रीलोकेशन अलाउंस भी बहुत सारे कंपनीज देती है। हेल्पर अलाउंस देती है, घर के काम के लिए हेल्पर जो आपको ये होता है आप ये करते हैं, ज्यादातर ये रीलोकेशन में भी हेल्पर मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मिलता है, ये सारे के डिडक्शंस आज हम लेते हैं। आज जो करंट हमारा जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसके अंदर हम ये सारे अलाउंसेस के डिडक्शंस ले लेते हैं। स्पेशल अलाउंसेस जो होते हैं, अलग परक्विजिट्स होते हैं, उसके भी हम ये डिडक्शंस वगैरह लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक है कम 50,000 रुपीज़ का जो सैलरीड पीपल को मिलता है। पिछले साल ये 40,000 रुपीज़ का हुआ करता था। इस बार बहुत लोगों को 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन से बहुत फ़ायदा हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स जो 2,500 रुपये का होता है पर्टिकुलर बंदे का, उसका भी हम अभी तक डिडक्शन ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो होता है सेक्शन 24 में, उसके अंदर हम डिडक्शन ले रहे हैं। चैप्टर 6 से डिडक्शन जो होते हैं हमारे 80C है, चाहे वो आपका पीपीएफ हो या इंश्योरेंस हो या ईएलएसएस हो या आपका टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड फिक्स्ड एसेट्स हो, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड हो, फिक्स डिपॉजिट हो। 80D में हमारा मेडिकल इंश्योरेंस आ जाता है। 80E में हमारा जो है एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा है वो आ जाता है। 80CCD और 80JJA जो होता है, जो एम्प्लॉयर के विषय में होता है, एम्प्लॉयमेंट के डिडक्शंस जो मिलते हैं, उसके सारे डिडक्शंस अभी आपको नए टैक्स स्लैब में गिव अप करने पड़ेंगे। तो ये एक जो है नए टैक्स स्लैब का, नए टैक्स स्कीम का एक ये तरीका है। ये जो हमारे जो डिडक्शंस हैं हमको आगे से नहीं मिल पाएंगे अगर हम नए टैक्स स्लैब में जाते हैं। तो ये हमको कब तक करना है, ये जो ऑप्शन है हमको एक्सरसाइज करना है हमारे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले। अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले इसको डिसाइड करते हैं तो हमको जो है ये स्कीम हम ऑप्ट कर पाएंगे। अगर हम ओल्ड स्लैब में भर देते हैं तो फिर आप ये स्कीम नहीं अलॉट ऑप्ट कर पाएंगे। तो ये आपको देखना है। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोविजन ये भी है कि अगर आप एक साल वो ले लेते हो तो आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हो। हर साल आप अपना टैक्स स्लैब चेंज नहीं कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, नहीं तो ये टैक्स मैनेजमेंट हो जाएगा। हमको टैक्स मैनेज नहीं करना है। टैक्स मैनेजमेंट करना जो है एक इलीगल थिंग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एथिकली रॉन्ग हो जाता है। हम यहाँ पे टैक्स प्लानिंग करने के लिए आए हैं। टैक्स प्लानिंग हम करेंगे तो हमारा जो टैक्स में जो सेविंग हो सकती है एज पर लॉज वो हम कर पाएंगे, नहीं तो हम ज़्यादा टैक्स देने पर हमें मजबूर किया जाएगा। तो हम आगे समझते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि नए टैक्स स्लैब में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं ये सपोज अ पर्सन, एक बंदा है जो 15 लाख रुपए की सैलरी कमाता है, तो वो 15 लाख की सैलरी में 3 लाख का डिडक्शन लेता था। किस तरह से लेता था वो हम समझते हैं। देखिए, चैप्टर 6 से डिडक्शन लेता था जिसका लिमिट जो है टीसी के अंदर जो है 1.5 लाख रुपए का होता है। तो उसके अंदर वो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन वगैरह करता था अपना, और एलआईसी का प्रीमियम भरता था।
जो ईएलएसएस में वो पैसा भरता था, इन्वेस्ट करता था, ये सारी चीज़ें वो लेता था और 1.5 लाख का वो डिडक्शन लेता था। उसके अलावा 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका, मेडिकल इंश्योरेंस भी 50,000 रुपये का है। मेडिकल इंश्योरेंस भी जो होता है उसका 50,000 का, और अलग अलग डिडक्शंस होते हैं जो। तो उसका टैक्स स्लैब ओल्ड और न्यू रिजिम में कैसा होगा हम समझते हैं। देखिए अब इसके अंदर जो ओल्ड ओल्ड टैक्स स्लैब जो है या ओल्ड रिजिम जो है, उसके अंदर टैक्स स्लैब किस तरह का है, टैक्स लाइबिलिटी कैसे बैठती है, आप देखिए उसका जो 2.5 लाख तक की जो इनकम होती है उसके ऊपर उसको टैक्स बिल्कुल नहीं भरना है, क्योंकि उसके ऊपर वैसे भी नील रेट है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स रेट है। तो आप 2.5 लाख का 5%, 12,500 रुपये आप निकाल लीजिए, ये आपका टैक्स बैठेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में उसका 20% बैठता है। तो वो जो है 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख रुपए हो जाएगा। उसके अलावा 10 लाख से ऊपर की जो इनकम है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका कैलकुलेशन इस तरह से होता है कि 15 लाख में से 1.5 लाख रुपए आपका एटीसी का निकल जाता है डिडक्शन, और उसके साथ आपका 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है। तो 2 लाख रुपए यहाँ हो जाते हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस और अदर डिडक्शन जो होते हैं उसके 50,000 रुपये वो अलग डिडक्शन ले लेता है। तो उससे उसके वजह से उसकी जो इनकम होती है नेट टैक्सेबल इनकम, वो 12.5 लाख की आती है। तो 12.5 लाख की इनकम के ऊपर आप देखेंगे 10 लाख से ज़्यादा है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख पे 30% बैठता है, यानी कि 75,000 रुपए। तो ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी उसकी आती है 1,87,500। इसके ऊपर जो है एजुकेशन सेस वगैरह बैठता है, लेकिन हमने वो कैलकुलेशन पर्पज के लिए नहीं लिया है। यही चीज अगर हम, यही उसका केस होता है अगर न्यू रिजिम में, न्यू टैक्स स्लैब में, तो वो कैसा होता है, उसको इसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। इसके वजह से उसकी जो टैक्सेबल इनकम होती है, जो नेट टैक्सेबल इनकम होती है उसकी, वो 15 लाख रुपए होती। अब 15 लाख रुपए के हिसाब से उसका नए टैक्स स्लैब में किस तरह से वो बैठता है, आप वो समझ सकते हैं। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे उसको कोई टैक्स नहीं भरना है। 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 5% भरना है, यानी कि 12,500 रुपये हो जाता है। 5 लाख से 7.5 लाख के ऊपर 10% भरना है, यानी कि 25,000 रुपये हो जाता है। 2.5 लाख पे 10% 25% होता है। 7.5 से 10 यानी कि 2.5 लाख पे 15% उसको भरना है, वो 37,500 रुपीज़ हो जाता है। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए के बीच में उसको 20% भरना है, यानी कि 2.5 लाख का 20% हमारा 50,000 रुपये होता है। 12.5 से 15 के बीच में, क्योंकि इसकी इनकम जो है 15 लाख तक जा रही है, तो 12.5 से 15 के बीच में 25% जो है उसको भरना पड़ रहा है। उसका होता है 62,500 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि दोनों भी टैक्स लाइबिलिटी बिल्कुल इक्वल आ रही है। तो आप इसको देख के आपको ये समझ में आएगा कि जिसकी भी टैक्स एग्जम्पशन जो है, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है किसी भी साल में, आप चाहे कोई भी आप ये ले लीजिए, 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आप कोई भी टैक्स एग्जम्पशन लेते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्शन में हो, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, चाहे एटीसी हो, चाहे आपका हाउसिंग लोन का रीपेमेंट हो, चाहे आपका घर के एजुकेशन के खर्चे हो, कोई भी आप हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हो, प्रिंसिपल रीपेमेंट हो, कोई भी डिडक्शन अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा आपका डिडक्शन आता है साल में, तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में ही जाना चाहिए, नए टैक्स स्लैब में आपको नहीं जाना चाहिए। नए टैक्स स्लैब में अगर हम यहाँ पे इसको एग्जांपल चेंज कर देते हैं, तो आपको टैक्स लाइबिलिटी और बैठती, क्योंकि 15 लाख से ऊपर की इनकम पे नए टैक्स स्लैब में भी 30% ही आपको भरना पड़ रहा है। तो 2.5 लाख से नीचे अगर आपके, 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी टैक्स एग्जम्पशंस होती हैं, अगर आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशंस मिलते हैं, तो आपको नए स्लैब में नहीं जाना चाहिए। आप ये समझ के चलिए। आप आज से कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए कि आपका जो डिडक्शंस है वो आपका पूरे साल में आपको कितने मिल पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, एनीवन क्लेमिंग टैक्स एग्जम्पशंस इन डिडक्शंस ऑफ मोर देन 2.5 लाख इन अ ईयर विल नॉट गेन इन न्यू टैक्स स्लैब, न्यू स्ट्रक्चर। तो जिसको भी रिबेट वगैरह मिलने वाला है उसमें रिबेट भी मिल जाता है। अभी हम अगले अगले डिस्कशन करते हैं, जो कि मेरा कलीग अनुज अग्रवाल आपको डिस्कस करेंगे।
थैंक यू रोहन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जो भी ज्वाइन किया है यहाँ पर। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक है। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो। now next topic is discussion on rebate और margin relief। बेसिकली ये टॉपिक इसलिए लिया गया है कि ये स्पेशली अभी जो लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में बेसिकली कैसा है कि पहले हम बताएंगे कि इसमें क्या टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं और कैसे उन पे क्या किस तरह मार्जिन रिलीफ और किस तरह सरचार्ज लगेगा। पहला टॉपिक ऐसा है कि इसमें कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि पहले टैक्स रेट एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो जिनका भी इनकम नेट टैक्सेबल इनकम जिनका भी 2,50,000 के नीचे है, उनके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं है और ना ही उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। आफ्टर दैट फिर उसके बाद आता है कि जिनकी इनकम 2.5 लाख से और 5 लाख के बीच में है, 2.5 और 5 लाख के बीच में है, उनके ऊपर 5% का रेट से टैक्स लगेगा। नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख के बीच में उनका इनकम है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, उनका 20% की रेट से टैक्स लगेगा। नाउ अगर जिनका 10 लाख के ऊपर है, उन पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसमें ऐसा है कि जो भी आपकी इनकम है वो 5 लाख के बाद आपका 5 लाख के ऊपर अगर जिसकी इनकम रहेगी उनको ही उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आएगी। लेकिन जिनकी 5 लाख से नीचे है, अगर जिनकी 5 लाख से नीचे है, उनके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, मतलब उनको टैक्स नहीं भरना है। ये बजट 2019 में 2019 के बजट में आया था। अभी इसमें एक और चीज है कि जो बहुत पहले से चला आ रहा है कि 50 लाख के ऊपर जिनकी जिनकी 50 लाख के ऊपर जिनकी इनकम है, उनको सरचार्ज एप्लीकेबल है। तो सरचार्ज एप्लीकेबल के जो रेट्स है वो इस तरह है कि जिनकी 50 लाख से ऊपर है, जिनकी 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के बीच में है, उन पर 10% है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%, एंड 5 करोड़ के अबव दैट इज 37%। अभी इसमें ऐसा है कि मार्जिन रिलीफ सरचार्ज के केस में मार्जिन रिलीफ दिया गया है, लेकिन जो रिबेट दिया गया है 12,500 उसके केस में मार्जिन रिलीफ नहीं दिया है। इट मीन्स अगर जिनकी इनकम 2,50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में है, उनको तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी इनकम 5,01,000 है, तो उनको 12,500 प्लस 1,000 पे 20% के रेट से टैक्स लगेगा। तो अब इसको मैं एज एग्जाम्पल आपको मैं समझाना चाहूंगा। पहले मैं आपको मार्जिन रिलीफ समझाना चाहता हूँ कि मार्जिन रिलीफ क्या होता है। तो अभी ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें अभी आप देख रहे हैं कि मार्जिन रिलीफ कैसे एप्लीकेबल होता है। मार्जिन रिलीफ बेसिकली ये सरचार्ज के लिए बेसिकली बताया कि उस पर कैसे एप्लीकेबल होता है। तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने कि इफ अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 51 लाख रुपीज है, 51 लाख रुपीज है, सॉरी, हेलो। जिनकी इनकम 51 लाख रुपीज है, उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी उनकी कैसे, अगर आप जो भी अभी मैंने स्लैब बताया तो स्लैब के अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो 13,42,500 आएगा। और क्योंकि इनकी 50 लाख से ऊपर इनकी टैक्स है, तो अभी इनके ऊपर 10% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वो सरचार्ज लग के 1,34,250 का आ जाएगा। इस तरह उनकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 1,47,6750। ठीक है, लेकिन अगर अभी इसी केस में अगर आप देखेंगे कि अगर ये 14,76,750 की जो अमाउंट आ रही है, ये केवल 1 लाख रुपीज इंक्रीज होने से आपके ऊपर 1,34,250 की और लाइबिलिटी आपके ऊपर बर्डन आ चुका है। इस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मार्जिन रिलीफ का ऑप्शन दिया है। तो अगर आप ये वाला टॉपिक में देखेंगे अगर कैसे कैलकुलेशन होता है मार्जिन रिलीफ, तो अगर आप नेक्स्ट नीचे देखेंगे तो पहले कैसे करेंगे, 50 लाख के ऊपर, ओनली 50 लाख के ऊपर हम देखेंगे कि कितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। 50 लाख के ऊपर आप देखेंगे 13,12,500, ये सेम स्लैब से आपकी 50 लाख के ऊपर ये लाइबिलिटी आएगी। लेकिन अगर आप फिर क्या करेंगे इसमें कि जो आप 1 लाख के ऊपर जो 1 लाख के कारण जो आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी, ऊपर देखेंगे 1,34,000, तो वो 1 लाख के ऊपर आप टैक्स ना पे करके वो जो 1 लाख की आपकी इनकम है वही आप गवर्नमेंट को सबमिट कर दें, तो उससे आपकी टोटल जो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को एज अ टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा दैट इज 14,12,500।
जिसके अकॉर्डिंगली आपका 64,250 रुपीज़ का आपका मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा और आपको इतने अमाउंट का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये केसेस जब जिनकी इनकम 50 लाख के ऊपर है और उस पर जब सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो उनके लिए स्पेशली दिया गया है। लेकिन अगर आप यही चीज अगर जैसे जिनकी लोअर इनकम है, जिनकी 5 लाख के ऊपर इनकम है, जो थोड़ी बहुत जैसे जैसे ये 50 लाख के ऊपर 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो इसमें सरचार्ज एप्लीकेबल हुआ। लेकिन जिनकी 5 लाख के ऊपर 10,000 20,000 इससे मैक्सिमम लाइक 5 लाख 10,000 5 लाख 20,000, तो उनको मार्जिन रिलीफ का ऑप्शन नहीं गया है। मैं आपको इसका एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू मैं बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक एसएससी है जिनकी इनकम 5 लाख के अबव है, और तो उस पर टैक्सेबिलिटी अट्रैक्ट होगी। अगर 5,02,000 है, मेरा नेक्स्ट 502 के, दैट मीन्स 5,02,000। 5,02,000 में अभी इनको कैसा हो जाएगा कि 5 लाख तक तो इनका 5 लाख तक तो इनका अमाउंट 12,500 प्लस 2,000 पे 20%, इसके अकॉर्डिंगली 12,900 रुपीज का इनको टैक्स आएगा। सो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो टैक्सेबिलिटी जीरो, लेकिन अगर 5 लाख 2,000 तक है तो आपको टैक्स अमाउंट आ जाएगा 12,900। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर मार्जिन रिलीफ का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इट मीन्स अगर आपकी 2,000 की इनकम इंक्रीज होती है 5 लाख से तो आपको पूरा टैक्स पे करने का, दैट इज 12,900। इट मीन्स आपको 2,000 की इनकम पे 12,900 का टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई मार्जिन रिलीफ नहीं दिया है। इसीलिए इस बार भी मतलब एक बहुत लोगों ने, और जो बड़े बड़े अपने क्या बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बोला है कि जो जितने भी हाई अर्नर्स हैं उनको मार्जिन रिलीफ का ऑप्शन दिया, लेकिन जो लो अर्नर्स है जिनकी 5 लाख से थोड़ी बहुत इनकम ऊपर होती है उनको मार्जिन रिलीफ का ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन इस चीज से अगर आपको कोप अप करना है, इस चीज में अगर आप स्टक हो जाते हैं कि आपकी इनकम 5 लाख से लेकर 5 लाख 10,000 के बीच में है, तो उसके लिए आपके पास और ऑप्शन है जिनके आप कारण के आप डोनेशन कर सकते हैं, या फिर आप LIC ले सकते हैं, या फिर आप PPF में, या फिर नाबार्ड के बॉन्ड, या NSC के बॉन्ड, या यूलिप के बॉन्ड ले सकते हैं। लाइक जैसे 2,000 रुपीज आपका एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप 2,000 का डोनेशन कर दिया, तो अल्टीमेटली आपको टैक्स पे नहीं करना, केवल 2,000 का आपको डोनेशन देना है। दैट मीन्स कि आपको 12,900 का टैक्स ना पे करके केवल 2,000 का आप डोनेशन दे दिया और आपकी टैक्सेबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो इस तरह आप करके अलग 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 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ कि ये जो पूरा डिस्कस हुआ है, ये हुआ है फाइनेंशियल 1920 के लिए। और फाइनेंशियल 2021 के लिए अभी इससे पहले मेरे कलीग ने बताया था कि उसको टैक्स प्लानिंग करने के लिए क्या ऑप्शंस है। तो उस ईयर के लिए अपन उस तरह टैक्स प्लानिंग करेंगे, लेकिन ये लास्ट ईयर की जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है ये स्पेशली उसके लिए है। सो इसी के साथ ये टॉपिक क्लोज होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बहुत सारे लोग कैसा रहता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनको टैक्सेबिलिटी कैसे अट्रैक्ट होती है, दे आर नॉट श्योर कि टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी, उनको कैसे टर्नओवर काउंट होगा, कैसे हमारे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो अभी हम उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इसमें कि हाउ आर गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम FNO टू बी टैक्स्ड। सो पहला हम ये डिस्कस करेंगे कि पहले एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो नॉन स्पेक्यूलेटिव है। बहुत लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि वो स्पेक्यूलेटिव है। स्पेक्यूलेटिव अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वो स्पेक्यूलेटिव है, लेकिन अगर आप FNO में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो नॉन स्पेक्यूलेटिव है। लोग समझते हैं कि FNO में ट्रेडिंग करना इज भी लाइक कि हम कैपिटल गेन की क्या बोलते हैं कैपिटल गेन की तरह हम उसको ट्रेड करें। अल्टीमेटली ये अगर आप FNO में अगर आपने 2-3 ट्रांजेक्शन भी किए तो उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा, उसको एज अ बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि उसका कंप्यूटेशन कैसे निकाल रहा है। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन कैसा है कि इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि दो तरह के इसमें कैलकुलेशन किया जाता है। एक होता है नॉर्मल सिस्टम और एक होता है प्रिजम्पटिव बेसिस पे। प्रिजम्पटिव बेसिस पे जैसे अभी मेरे कलीग ने डिस्कस किया था कि 6% और 8% के रेट से। सो नाउ अभी आपको मैं बताऊंगा कि पहले नॉर्मल टैक्स पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो पहला मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल टैक्स पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपने एक बैंक निफ्टी खरीदा जिसकी वर्थ थी 65 लाख की और आपने उसको सेल आउट कर दिया 95 लाख का। तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 लाख का इनकम हुआ, लेकिन उस इनकम को कमाने के लिए आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लाइक सैलरी, अगर आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया था जो आपका पूरा स्टेटमेंट संभालता हो, अगर आपने फाइलिंग रिटर्न के लिए CA को दिया है, या फिर एक सब्सक्रिप्शन प्लान लिया होगा, डीमेट चार्जेस एंड ऑल चार्जेस, तो वो सब एक्सपेंस मिला के भी मान लो आपका 16 लाख का है। लेकिन इन सब अगर आप नॉर्मल सिस्टम के थ्रू जाएंगे तो आपको पूरे बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको हर ईच एंड एवरी इनवॉइस का एक्सपेंस का आपको इनवॉइस रखना पड़ेगा, और प्रॉपर आपको पूरा बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने का। तो जो कि एक किसी भी एक SSC के लिए जो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता है, जो केवल अपने एज अ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर एक
काइंड ऑफ कि उसको कहीं पर साइड इनकम के थ्रू अगर वो एफएनओ में इन्वेस्ट करता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह के सारा बुक्स मेंटेन करे। तो इस तरह हर एक स्मॉल ट्रेडर उस चीज को नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको नहीं कर पाता है, अगर कोई बिग ट्रेडर है तो देन ही विल गो फॉर दैट। तो कोई इशू नहीं है कि वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, पूरा बिजनेस बैलेंस शीट बनाए। लेकिन अगर स्मॉल ट्रेडर है तो वो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो प्रेजेंटिव बेसिस का प्रेजेंटिव सिस्टम ऑफ कंप्यूटेशन, उसमें आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन कैसे होता है। अभी इसमें कैसा होता है कि एफएनओ के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब आज के टाइम पे वो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होते हैं और डीमेट के थ्रू होते हैं। तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन में एक सेक्शन 44AD मेरे कलीग ने डिस्कस किया था कि उसमें 8% और 6% की रेट होती है। तो अगर 8% तब भी लिया जाता है जब कैश में होता है, और 6% जब लिया जाता है जब बैंक में होता है। तो जनरली क्या 100% ट्रांजेक्शन यहाँ पर 6% में ही फॉल करेंगे। सो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी 6% आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें। सो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि लोग सोचते हैं कि एफएनओ में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर हम सेल करते हैं, क्योंकि सारा काम यहाँ पर मार्जिन बेसिस पे चलता है। मार्जिन आपको जितना भी अमाउंट होता है वो सबमिट करना पड़ता है, और जो आपका पूरा सेल की अमाउंट वो परचेज की अमाउंट होती है वो बहुत लंबी हाई वॉल्यूम होती है। तो लोग सोचते हैं कि अगर हम इस तरह जाएंगे तो हमको ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि जनरली आप अगर 5 या 6 ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो अबव 10 लाख या 20 लाख चला जाता है अगर आप सेल अमाउंट पकड़ेंगे। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस तरह तुमको ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, हमको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा ये सब। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग के लिए। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसके एक आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि यहाँ पर एब्सोल्यूट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आप जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक मिस्टर बी है, वो एंटर किया 2 ट्रांजैक्शन में, उसने बैंक निफ्टी परचेज की 8 लाख रुपीज में और 8.5 लाख में उसने सेल कर दी। तो एफएनओ में आपका ऐसा रहता है कि अगर आपको 8 लाख की निफ्टी है और 8 लाख में आप उसको खरीद रहे हो और 8 लाख 8.5 लाख में बेच रहे हो, तो आपको पूरे अमाउंट पे नहीं करने पड़ते हैं। एंड में आपको जब पूरा नेट सम हो जाता है तो आपको 0.50 मतलब 50,000 रुपये आपको एज ए इनकम डायरेक्टली रिसीव हो जाएगी, आपको पूरा ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ता है। ये 50,000 आप यहाँ पर प्रॉफिट लेके चलो। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है कि आप मान लो रिलायंस इंडस्ट्री की आपने सेम एज एक और ट्रांजेक्शन किया है, वहां पर आपको लॉस हो गया। 9.5 लाख में उसको आपने खरीदा और 9.4 में आपने उसको बेच दिया, लेकिन वहां पर आपको 10,000 का लॉस हो गया। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन है कि यहाँ पर इस केस में कि हम यहाँ पर टर्नओवर क्या कंसिडर करें। जनरली लोगों के माइंड में रहता है कि हम जितने में बेच रहे हैं वो हमारा टर्नओवर है। जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर हम सोल्ड आउट कर रहे हैं बैंक निफ्टी 8.5 में और रिलायंस इंडस्ट्री 9.5 में, इसके अकॉर्डिंग हमारा टर्नओवर 17.9 लाख हो गया। लेकिन दैट इज रॉन्ग, ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता। उसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, जितना आपने अर्न किया है और जितना आपने लॉस किया है उन दोनों को एब्सोल्यूट कर लेते हैं। मतलब आपने जो अर्न किया है प्लस जितना आपने लॉस किया है। तो अभी यहाँ पर आपने 50,000 अर्न किया है और 10,000 लॉस किया है, तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा और 60,000 आपका टर्नओवर आएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस में जाते हैं तो आपको 60,000 पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आपसे 60,000 का 6% निकाल के आपको टैक्स भरने की जरूरत है, जो कि 3600 आएगा। तो आपकी इनकम उतनी ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर एक और होता है, अगर आपको आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कराने हैं और आपको क्या बोलते हैं आपकी जो भी लॉसेस हुआ है वो कि मान लो आपको इस साल की लॉस है और अगले साल आपको इनकम हो जाए, तो उसका सेट ऑफ कैसे होगा। उसका सेटअप ऐसे होगा कि अगर आपके जैसे मान लिया अगर आपके 2.5 लाख से इनकम कम है, 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है और अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी 2.5 लाख से इनकम ज्यादा है और अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे जाएंगे तो आपको लॉस पे पहले जो जितना भी आपका लॉस आएगा उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, और जितना भी आपका टर्नओवर होगा उस पर आपको 6% की रेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो फिर आपको उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो इस तरह एफएनओ की टैक्सेबिलिटी होती है। और कोई अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स हो और ऐसा कुछ भी हो तो आप हमारा अभी एक एफएनक्यू सेशन होगा, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड आएगा कि इस बार अभी बिकॉज ऑफ कोविड गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है कि जो भी जितने भी बिजनेस पर्सन हैं वो अपने एम्प्लॉयज के टीडीएस और टीसीएस जब पेमेंट करते हैं तो उस पर क्या रेट कट की गई है। तो इस साल फ्रॉम द इफेक्टिव ऑफ फ्रॉम जुलाई टू 31 मार्च यहाँ पर टीडीएस की रेट कम की गई है। सो कैसे रेट कम की गई है, जैसे 25% डिडक्ट कर दिया गया है रेट। जैसे एग्जांपल, अगर किसी का टीडीएस आप 10% काट रहे थे तो अब उसका टीडीएस 7.5% ही आपको काटना है, पूरा 2.5% आपको नहीं काटना है, जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन्ड हो। क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड हर जगह सबको प्रॉब्लम है कि कहीं पर लिक्विडिटी का इश्यूज आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने ये रिलीफ दिया है और इस तरह
और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, तो उसमें एक ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट दिया है कि जो TDS और TCS की रेट है उसको 25% से कम काटा जाए। कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप इंटरेस्ट आपको पेमेंट मिल रहा है 94A सेक्शन में आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो पहले उस पर TDS 10 कटता था, आप 7.5 कट रहा है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 1% की जगह 0.75% काटना है। अगर आप कमीशन ब्रोकरेज पे पेमेंट कर रहे हैं तो 5 की जगह 3.75। अगर आप प्रोफेशनल फीस पेमेंट कर रहे हैं तो आप 10 की जगह 7.5% काटना है आपको TDS। तो ये रेट कब से एप्लीकेबल थे कि 1 अप्रैल से लेकर 13 मई तक तो सेम रेट थी जो एग्जिस्टिंग चल रही थी, लेकिन 13 मई से लेकर 31 मार्च 21 तक ये रेट चेंज हो गई है और 25% लेस कर दिया गया है। अब नेक्स्ट दो टॉपिक्स और हैं, GST ऑडिट एंड एनुअल रिटर्न, उसके लिए मेरा कलीग है वो आपको ज्वाइन करेगा। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। वेलकम अनुज, थैंक यू अनुज। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो है जीएसटी ऑडिट और जीएसटी के एनुअल रिटर्न्स के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि जीएसटी ऑडिट एक बहुत खतरनाक चीज़ एक आ गई है। बहुत लोगों को इससे बहुत परेशानी होने लगी है और बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम इसको बहुत एक छोटे से और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझेंगे कि ये क्या है, क्यों है और हमको क्या क्या करना होगा इसके लिए। तो अभी हम समझते हैं कि जीएसटी ऑडिट क्या होता है और उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो किसी का भी बिजनेस का टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ऊपर होता है, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज वगैरह हो फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट या बुक्स जो आपकी जीएसटी का टर्नओवर है वो एग्जामिन किया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाता है, आपके रिटर्न्स चेक करता है, आपके एनुअल रिटर्न जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो अदर डॉक्यूमेंट्स आप मेंटेन करते हैं जीएसटी के अंदर, वो भी सब चेक किए जाते हैं। आपके जितने आप 36 रिटर्न टाइप्स ऑफ रिटर्न्स आप जो साल में भरते हैं, उसका एक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर किया जाता है और उसको एक ऑडिट के तरीके से फाइल किया जाता है। तो ये काहे के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि आपका टर्नओवर का करेक्टनेस आप डिक्लेयर जो आपने किया हुआ है, अपने जो मंथली रिटर्न्स हैं या क्वार्टरली रिटर्न्स होते हैं, उसके अंदर जो आपने डिक्लेयर किया है उसका एक पता लगाया जा सके, उसको रिकंसाइल किया जा सके। और जो आपने टैक्सेस पे किए हैं या रिफंड क्लेम किया है, या आपने जो आईटीसी क्लेम किया है, जो अवेल किया है, उसके बारे में जो है एक चेक किया जा सके कि आपने वो कहीं गलत तो नहीं किया है, कहीं वो कम तो नहीं किया है, कहीं ज़्यादा तो नहीं किया है। तो ये एक तरीका है आप कंप्लायंस करने का। और हम अभी समझते हैं कि जीएसटी ऑडिट के प्रकार किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्नओवर बेस्ड ऑडिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ से ऊपर अगर किसी का भी बिजनेस का टर्नओवर चले जाता है, तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी अपॉइंट किया गया है उसके कंपनी फर्म द्वारा या उस स्वतः द्वारा, तो उससे जो है उसको ऑडिट कराना पड़ता है, जीएसटी ऑडिट। नॉर्मल ऑडिट या जनरल ऑडिट जो होता है, ये जो होता है ये कमिश्नर जो होता है जीएसटी का, सीजीएसटी या एसजीएसटी कमिश्नर, वो ऑथराइज कराता है, या कोई ऑफिसर अगर आपका जीएसटी का है, जीएसटी ऑफिसर है, वो ऑथराइज कराता है। ये जो ऑर्डर कमिश्नर जो है इसके बारे में ऑर्डर देता है, 15 दिन का नोटिस दिया जाता है ये करने के लिए। ये जो है या आम ऑडिट में नहीं आता, ये जनरल ऑडिट हम इसको बोलते हैं। लेकिन अभी तक ये सिस्टम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड जो ऑडिट है उसका भी ड्यू डेट काफी बार गवर्नमेंट ने 2017-18 की भी बढ़ा दी है। और इसके वजह से जो है कि जो नॉर्मल या जनरल ऑडिट जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके अलावा जो स्पेशल ऑडिट होता है, ये जो ऑडिट होता है ये कौन इनिशिएट करता है? डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। यानी कि कमिश्नर से नीचे के जो 2 लेवल होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी, वो जो है ये इनिशिएट करते हैं। ये कब किया जाता है? जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर या आपके जो रिटर्न्स है या एनुअल रिटर्न के ऊपर अगर उनको संशय हो, अगर उनको कोई उसके अंदर कोई ये परेशानी दिखे या कुछ अलग दिखे, कुछ अनयूजुअल दिखे, तो वो आप सैंक्शन करती है, इनिशिएट करती है। तो ये कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। कौन किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? कमिश्नर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। एक नया जो हम एक प्रोविजन समझने जा रहे हैं कि जो भी बिजनेस जिनके एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे हैं, उनको जीएसटीआर 9C फाइनेंशियल ईयर 2018-19 जो हमारा 1 अप्रैल 2018 से
31 मार्च 2019 का जो जीएसटी का हमको जो भरना है, फाइनल रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न भरना है, वो वेव किया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत लोगों के लिए एक सुविधाजनक है। आप जितने भी हमने आज आपको ये टॉपिक बताए हैं अभी तक और आगे जो बताने वाले हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हमको कितना रिलैक्सेशन दिया है हर कंप्लायंस करने में। इतने सारे कंप्लायंसेस जो लोगों के ऊपर एक बर्डन किया करते थे जब जीएसटी लागू हुआ था, तब हमने देखा था कि लोग परेशान हो जाते थे कि 36 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न कौन भरेगा, इतने सारे रिटर्न भरने की कैपेसिटी कैसे होगी, इतने सारे रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा। लेकिन आप धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि कंप्लायंसेस गवर्नमेंट कम कर रही है, लोगों को बहुत सुविधा दे रही है। उसके अलावा बहुत जो है टैक्स का जो टैक्स की प्रोविजनिंग जो होती थी उसके अंदर बहुत सारी चेंज कर रही है, बहुत सारी चीज़ें वेव ऑफ कर दिया है। जैसे कि मेरे कलीग ने समझाया, जो टीडीएस का और टीसीएस का रेट कट था, इसके द्वारा वो 50,000 करोड़ रुपीस का जो है एक लिक्विडिटी एनहांस करना चाहती है। इस कोविड के पीरियड में लिक्विडिटी की बहुत कैश क्रंच कहिए या इनकम क्रंच जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी प्रोविजंस जो भी गवर्नमेंट ने आज अभी तक लागू किए हैं, पिछले 1 साल 2 साल में गवर्नमेंट स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है, कंप्लाई कराने की कोशिश कर रही है, और जितने एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस हैं उनको कम करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके बारे में हम और समझते हैं कि जीएसटी काउंसिल की जो 37वीं मीटिंग हुई थी, उसमें फाइनल रिटर्न भरने के ऊपर जो है एनुअल रिटर्न जो है उसके अंदर रिलैक्सेशन दिया था एमएसएमईज के लिए। एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट ने वैसे भी बहुत काम किया है। एनुअल टर्नओवर जो है फाइनेंशियल ईयर का, अगर आपका 17 18 और 18 19 का अगर 2 करोड़ से नीचे है तो उनको वैसे भी फाइलिंग नहीं करनी है। जो जिनको जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न है और जीएसटीआर 9 सी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है, अगर वो भरने की ये होती है, उसके भी प्रेस रिलीज करके उन्होंने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है लोगों को कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है और आपका जो फॉर्म 9A जो कंपोजिशन में जो लोग आते हैं, उनको एक नोटिफिकेशन द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि आप, जरूरी नहीं है कि आपको एनुअल रिटर्न आपका फाइल करना ही है। तो हमारा व्यू पॉइंट उस पर क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि आप क्या करें, या हम सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर कोई भी बंदे, कोई भी पर्सन जिसका जीएसटी का मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स बिना किसी एरर के, जो उसके फिगर्स अगर सब सही हैं, उसने आईटीसी सही क्लेम किया है या उसने एक्सेस नहीं क्लेम किया है, आईटीसी है उसका, या फिर उसने कोई लाइबिलिटी कम नहीं भरी है आपकी, यानी कि अगर किसी ने टैक्स चोरी नहीं की है या उसने टैक्स में कम ज़्यादा नहीं दिखाया है, तो उसको एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उसको एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे सीएज हैं, बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो इस तरह का करते हैं, जो चाहते हैं कि आप एनुअल रिटर्न फाइल करें, जीएसटी ऑडिट करवाएं। तो आप अवेयर हो सकते हैं और आप जो है इस विषय को समझ के आप उसको समझा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई हमारा सब कुछ सही है, हमारे एरर्स नहीं है, हमारे एनुअल मंथली या क्वार्टरली रिटर्न एकदम सही भरे हुए हैं, तो हम एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, हमें एनुअल रिटर्न फाइल करने पे छूट मिली हुई है। तो आप इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको सीए के पास जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है एनुअल रिटर्न के लिए, और उसके साथ साथ ही उसको आपको जीएसटी ऑडिट कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है गवर्नमेंट ने आपको फ़ायदा दिया हुआ है, बहुत सुविधा दी हुई है। इसके बाद हम समझेंगे कि फेसलेस असेसमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 अगस्त के बारे में को बताया, बहुत इसके ऊपर बहुत देर तक उन्होंने चर्चा की। उसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम जो ये 2019 में जो लॉन्च की थी, इसके बारे में भी हम समझेंगे। इस स्कीम के अंदर क्या क्या हमारे अंतर्गत हमें फ़ायदा हो सकता है और किस तरह से हम जो है इसका पूरा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो अब जैसे कि आपको पता है, विवाद से विश्वास स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सीबीडीटी ने एक लॉन्च की है। विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत आपके अगर कोई भी असेसमेंट या अपील या स्क्रूटनी इस तरह की कोई चल रही है, तो आप उसका जल्द निपटारा कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। विवाद से विश्वास स्कीम बहुत फायदेमंद प्रोसेस है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस स्कीम में लॉगिन कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और आपका अगर कोई भी टैक्स केस पेंडिंग है तो आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है टैक्स का, वो भर के पेनल्टी और जितने भी इंटरेस्ट है उसको आप बचा सकते हैं। आपको जैसे पता होगा कि
जो भी टैक्स के केसेस होते हैं उसके अंदर बहुत भारी भरकम पेनल्टी होती है। 100% तक पेनल्टी होती है, 50%, 200% भी पेनल्टी होती है इन केस अगर आपने बहुत कुछ अलग प्रोविजंस में आपने आपकी इनकम जो है छुपाई हो, या आपने टैक्स मैनेज किया हो, या टैक्स क्या अवॉइडेंस किया हो। टैक्स अवॉइडेंस पे बहुत सारा आपको पेनल्टी भरना पड़ता है, 200% पेनल्टी। यानी कि अगर आपका 35 लाख का टैक्स लायबिलिटी बनता है तो आपको 1 करोड़ 5 लाख रुपए की आपको जो है टैक्स पेनल्टी जो है के साथ आपको भरना पड़ेगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अलग से लगता है। तो ये विवाद से विश्वास स्कीम में आप सिर्फ 35 लाख रुपए भर के आपका बाकी का पैसा बचा सकते हैं। इतना बढ़िया ये स्कीम है। ये जो है इनकम टैक्स के पेंडिंग जो केसेस होते हैं, लिटिगेशन वगैरह जो होते हैं, और जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू अटक जाता है, उसके लिए ये लॉन्च किया गया था। ये बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत फायदेमंद है। अगर किसी का भी जो अटेंड कर रहे हैं, जो आगे इस वीडियो को देखेंगे, इस वेबिनार को देखेंगे, अगर किसी का भी कोई भी टैक्स केस पेंडिंग है, लिटिगेशन में है, और उनको मालूम है कि उनको उससे जाके आगे जाके उनको परेशानी हो सकती है, बहुत भारी भरकम पेनल्टी बैठ सकती है, तो उनको जल्द से जल्द इस स्कीम में लॉग इन करके रजिस्टर करके उनको ये स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये पहले स्कीम जो थी ये 31 मार्च 2020 तक के लिए ही थी। इसके बाद जो है जब निर्मला सीतारमन जी ने मार्च में 24 मार्च को आके उन्होंने जो है बहुत सारी स्कीम्स को उन्होंने चेंज किया था, उन्होंने ड्यू डेट सबके बढ़ाए थे। तो ये स्कीम को उन्होंने 9 महीने से और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये जो टैक्स डिस्प्यूट्स है जो गवर्नमेंट या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स एसएससी के बीच में होता है, उसके बीच में जो है जो उसको सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी आपका वेव हो जाएगा। आपको बहुत फायदा हो सकता है, इसको प्लीज आप यूटिलाइज कीजिए। उसी के साथ जो है फेसलेस असेसमेंट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने अभी जो पोर्टल लॉन्च किया है नया, एक ये टैक्स पेयर्स पोर्टल है, बहुत बढ़िया पोर्टल है। इसके बारे में अभी और जानकारी मिलनी बाकी है, क्योंकि ये 2 दिन पहले ही हुआ है। लेकिन ये फेसलेस असेसमेंट जो पुरजोर कोशिश हो रही है आजकल आगे जाने पे, वो उसके बारे में हम उसको जानकारी और देंगे आपको। आगे हमारे और वेबिनार्स होंगे इसके बारे में। लेकिन फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या होता है? फेसलेस असेसमेंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपका कोई भी असेसमेंट स्क्रूटनी या आपका जो अपील का अगर कोई आपका रेड का या वेवर का कुछ आपका केस वगैरह चल रहा हो, तो आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा ऑफिसर जो है आपका केस संभाल रहा है। हो सकता है महाराष्ट्र में बैठे हुए किसी एसएससी का केस जो है अहमदाबाद में या फिर दिल्ली में या फिर उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बैठा ऑफिसर आपका संभाल रहा हो। तो इससे जो एक टैक्स जो ये होती थी, और जो ब्राइब का जो सिस्टम चल रहा था एक, वो बहुत उसमें कमी आएगी। ऑफिसर राज जो एक होता था कि भाई ऑफिसर आपका कोई भी केस आपका बना देता था और आपको परेशान करता था, ब्लैकमेल करता था, उसके अंदर भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये जो फेसलेस असेसमेंट है, इससे एक पारदर्शिता जो है, अकाउंटेबिलिटी आपकी फिक्स हो जाएगी। बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत लोग जो टैक्स ऑफिसर्स के वजह से, जो उनके वजह से त्रस्त थे, उनके ब्लैकमेलिंग की वजह से उनको परेशानी होती थी, ये इसके अंदर बहुत कमी आएगी। और जो टैक्स के अंदर केसेस के जो डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन जो होते थे, जो अंडर द टेबल किए जाते थे, उसके अंदर जो है बहुत कमी आएगी। तो इससे बहुत टैक्स कंप्लायंट भी हो जाएगा नेशन। और उसके अलावा जो ऑफिसर राज चलता था उसके अंदर बहुत कमी आएगी। इसके अलावा जो डेडलाइन आपको पता ही होगा आईटीआर फाइलिंग की जो है 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर है, या असेसमेंट ईयर 2020-21 का जो हमारा असेसमेंट है, उसके अंदर की जो डेट्स हैं वो बड़ी है। उसको 31 जुलाई 2020 से 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। और टैक्स ऑडिट की डेट जो है वो 1 महीने से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 की है। तो ये भी एक कंप्लायंट के हिसाब से एक मोरेटोरियम पीरियड जो है गवर्नमेंट ने दिया है, एक बहुत फायदा सब लोगों को दिया है। और जो बिलेटेड जो रिटर्न है, जो उसकी स्कीम जो है, जो आपका 2018-19 का अगर किसी ने अभी तक ना भरा हो फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने और सीबीडीटी ने बढ़ा के 30 सितंबर 2020 कर ली है। यानी कि आपके पास अभी भी 1.5 महीना है। अगर किसी ने भी 2018-19 के रिटर्न फाइल नहीं की है, तो वो बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न भी या फिर भर सकता है 31 सितंबर 2020 तक। ये जो है कंप्लायंसेस में बहुत लोग गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है। ये बहुत अच्छा स्कीम है, आप प्लीज़ इसको जो है अवेल कीजिए।
अभी मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, जैसे टैक्स रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने, जो मोदी जी ने अनाउंस किए हैं उसके बारे में, कि ऑनरिंग द ऑनेस्ट टैक्स पेयर, ये जो है बहुत बड़ा जो है एक मंत्र उन्होंने दिया है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो ऑनर करना है उसके लिए, ताकि कुछ टैक्स चोरी करने वाले लोगों के वजह से सभी को जो है असेसमेंट फेस करना पड़ता था, सभी को स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती थी। तो ये इसके लिए बहुत पुरजोर कदम उठाए हैं गवर्नमेंट ने, और अभी से जो है और भी जो है काम कर रही है। आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने न्यूज़ में भी सब देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने और लॉन्च करने जाने वाले हैं ये साल भर में। ये टैक्स रिफॉर्म्स का ये पूरा साल रहा है 2020 जो हमारा वर्ष है। 2020 जो है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाएगा। कोविड तो सबसे बड़ा पेंडेमिक हमारा रहा ही है। 6 महीने इसने बर्बाद किया हमारे, परेशान कर रखा है हमें। लेकिन ये जो है ये एक नया वातावरण क्रिएट करने वाला है पूरे देश में। और बहुत सारी चीज़ें जो है, हमारे टैक्स स्ट्रक्चर बोलिए या हमारे जो लॉ कानून होते थे, ये जो भी चीज़ें हम जो रोज़मर्रा में देखते हैं, उसके अंदर बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। आगे का जो भी सेमिनार्स होंगे उसके लिए भी हम जो है प्रयत्न कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या आपको और कुछ पूछना हो, या आपके कुछ टैक्स कंप्लायंसेस कराने हो किसी भी प्रकार के, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर और मेरे कलीग का नंबर है। आप हमें मेल भी भेज सकते हैं htcpune4u@gmail.com पर। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको ऊपर जाके आप ये भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोल देता हूँ। किसी को अगर कोई सवाल वगैरह पूछने हो, चैट्स पे भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसका भी हम जवाब देंगे। पहले हम जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो एक मिनट, किसी को भी अगर कोई सवाल वगैरह पूछने हो तो वो अपना जो है हैंड रेज कर दें, तो हम उनको अनम्यूट करके जो है उनसे सवाल ले सकेंगे। धन्यवाद। हेलो। Yeah, please. हाँ, सर आपका नाम बताइए, एक मिनट में। I'm Dinesh. I'm Dinesh Goyal. I just want to know that in case of F&O, you have considered that share purchase and sale, only the difference is considered as the turnover, right? Yes, sir. So in case of intraday and in case of buying, selling of cash, what is the turnover definition? Is it the same difference or it is the total of cash purchase and cash sales? No, sir. It's a difference only. But in case of the tax audit और the ITR 3 जो हम भरते हैं, जो Correct. इसमें केसेस में, उसके अंदर जो है आपको इंट्राडे और जो आप कैश में जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं डिलीवरी बेस्ड, वो नहीं आते हैं। जो आपके एफएनओ होते हैं, Correct. जो एनएसी एफएनओ पे करते हैं, उसी का जो टर्नओवर है वो कैलकुलेट किया जाता है। और वो भी उस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जो आपके डिफरेंसेस होते हैं, जो अमाउंट है उसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो आपके जो कैश, Not in case of intraday. नो, इट्स नॉट इन द केस ऑफ इंट्राडे। इट्स इंट्राडे में अगर आप एफएनओ Okay. करते The हैं total तो ही वो total होता है। purchase. Yeah. हाँ, Correct, correct. So the turnover will be only the sale side, or it includes sale and purchase both as a turnover for the purpose of tax audit? no, it is the difference between the sale and purchase. Is the difference between sale, for In example, case of in case of intraday. FNO, in case of FNO, No, I'm talking about only intraday and in case and of also cash. intraday, and also intraday. It is the difference only, sir. Because intraday you can It is the do difference only. yes, the Yeah. difference only. Yes. And in case of cash, it is In case of cash, sir, it goes into capital gains, sir. in case of Capital. delivery based Sir, it goes into capital capital gains. gain, For short term example, or long term. short term, long Correct. term. Yes, sir. So it is in intraday and FNO only it goes into audit, or in case of intraday only it is in the base of differences between the sale and purchase, or purchase and sale of your this thing.
Correct. Okay, sir. In case of cash transaction, if the turnover is more than 1 CR, then again it will go for tax audit. Correct. Because you are earning so much and therefore you are taking the cash, means No, investing into cash. no, it is not earning. It is only purchase. Purchase say 1 CR and sold CR 1 CR. That gain or loss may be only 10,000 rupees. But it's delivery based you are asking about. Delivery based. Purchase today and sold tomorrow. Purchase today and sold tomorrow. Capital gain, sir. Capital gain. Capital gain. But Yes. tax audit will be there for turnover exceeding No, 1 crore? sir. It depends on if you are doing any business and you are showing in the books of accounts that your turnover is more than 1 crore rupees. Then it goes into tax audit, because the thing which you are talking about, the delivery based, it does not come into the Trade. turnover thing, in the business thing. Okay, the business it is considered only FNO and intraday. Okay. No, it is considered like in case of an assessee who is a salaried person or a professional, and he is doing share business as a side work. Yeah, share business. That's the thing, sir. Share trading. या ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, आप समझे ना, मतलब ट्रेडिंग आप कर रहे हैं और एफएनओ और इंट्राडे में कर रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट। तो उसको बिजनेस कंसीडर किया जाता है। और अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर या प्रोफेशन का टर्नओवर जो मैंने आपको अभी बताया 1 करोड़ या 50 लाख है, तो आपको ऑडिट में जाना पड़ता है। अगर आपका डिलीवरी बेस्ड है सर, तो वो अल्टीमेटली वो कैपिटल गेन ही होता है। Capital gain होता है, correct. But in that case, if the turnover is more than 1 CR, need not to go for any tax audit. No, sir, no, need not go for any tax audit, sir. That's right. I just also want to know about the benefit given for the reduction in case of companies taxation. It has reduced from 30% to 25%, and certain conditions are applicable. Can you just brief me out that also for the knowledge of all people? सर थोड़ा सा उसको स्टडी करके बता पाऊंगा, लेकिन हाँ 30% से 25% किया है। उसी तरह से इट वाज प्रीवियसली फॉर द स्टार्टअप कंपनीज इट वाज 25% ओनली, एंड देयर वाज अ टैक्स फ्री इनकम फॉर 5 years इट वाज पुट। एंड ये जो है, ये अभी जो बहुत इसका बेनिफिट हुआ है, 30 से 25% जो हुआ है उसका टर्नओवर मैं आपको समझा के बता पाऊंगा। ये आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे को वो टर्नओवर याद नहीं है। No problem. I'll send you by mail. हाँ, you can send by mail. You can ask anything. So nicely explaining. Thank you so much. Thank you very much. I don't know the turnovers right now, so I cannot. No, I think it is certain condition, like you cannot. Yeah, there are many conditions. Therefore, I am not able to explain now. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. चैट्स पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं वो चैट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं ले लेता हूँ। संजय एस जी ने एक क्वेश्चन किया है, आर यू कवरिंग एडेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टुडे एज अ शेड्यूल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? वो इट वाज अ डिफरेंट थिंग, उसका रिकॉर्डिंग हुआ है, वो भी देख लेंगे, देख सकते हैं। इंट्राडे शेयर्स बाय एंड सेल्स, वो तो आपका हो चुका है दिनेश जी का, वो लेते जाएंगे, लिटिल फास्टर चाहिए इन्होंने ये दे रहा है। और किसी का अगर कोई चैट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, चैट पे भी डाल सकते हैं, आप जो है रेज हैंड भी कर सकते हैं। अपना नाम मुझे दरवाजा क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। किसी को अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप इस पे हमको मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। ये हमारे नंबर्स हैं, आप हमें मेल आईडी भी भेज सकते हैं। अगर आपको अभी किसी को भी अभी क्वेश्चंस हैं किसी हमारे सेमिनार के रिगार्डिंग, या आप कैसे इस सब चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं, इन सब चीज़ों का जो एक नए प्रोविजंस में के तहत आए हुए हैं,
तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आप रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, विनोद सर ने हैंड अपना रेज किया। एक मिनट, आप अपने आप को अनम्यूट कर। हाँ सर, नमस्ते सर। विनोद सर, आप अनम्यूट है। हेलो हेलो सर। सर आप अनम्यूट हो चुके हैं सर, आप क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, आप ईयरफोन निकाल लीजिए, हो सकता है ईयरफोन के थ्रू प्रॉब्लम आ रहा हो मे बी। सर आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जैसे आपने डाला है अनम्यूट के लिए, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अगर ऑडियो इशू आ रहा हो। सर आप अनम्यूट है सर, आप सर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, आप अनम्यूट है विनोद सर। हेलो और किसी को क्वेश्चन सर, और किसी का? ओके वेल, ठीक है सर, आप कॉल पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक और मिनट और रुकेंगे इसके, अगर आप किसी को क्वेश्चन हैं तो प्लीज आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम एक से 2 मिनट में एंड कर देंगे। ये जो हमारा वीडियो है ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये पूरा वेबिनार, और इसको यूट्यूब पे हम डालने वाले हैं। आपको हम जिसका लिंक आ जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल का, आपने सब जुड़े और आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हैं, आपको व्हाट्सएप से जो है यूट्यूब का हमारा लिंक मिल जाएगा। आप इसको आगे देख सकते हैं, और किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल आईडी पे मेल भेज सकते हैं हमारे, या आप फेसबुक पे भी हमारे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी आपके लिए खुला है, जो है बहुत सारे हमारे हमसे जुड़ने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। और भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, या आपको आपके कंप्लायंसेस कराने हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स पे, आप जो आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है सर, सभी को धन्यवाद, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब जुड़े, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आने वाला जो समय है 2020 ये भी आपके लिए शुभ हो, और सबके लिए जो है ये खुशियों भरा हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और सभी को जो है धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी हम एंड कर रहे हैं मीटिंग। थैंक यू।